हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास एक सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी मीन्स होता है अनेकता। तो इसका जो पार्ट 1 और 2 है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पार्ट 3 में हम लोग केरला और लद्दाख के बारे में देखेंगे कि हमने जो इस कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स लिए हैं, 2 लिए हैं, केरला और लद्दाख। ठीक है, तो इसमें क्या है, केरला और लद्दाख में कैसे डाइवर्सिटी है, तो इसका जो लोग वहाँ के कैसे जीवन यापन करते हैं, तो उसके बारे में है ये। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस। एटलस में आप लोग जो भारत के मैप को देखिए एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख, और उसमें केरला और लद्दाख को लोकेट कीजिए। कैन यू लिस्ट 3 वेज इन विच द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज 2 रीजन्स वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। क्या आप लोग लिस्ट बना सकते हो कि दोनों जो है जोग्राफिकल रीजन से जोग्राफिकल लोकेशन में किस तरीके से डिफरेंट है। द फूड पीपल ईट, जो लोग वहाँ के जो खाना खाते हैं। द क्लोथ्स दे वेयर, कपड़े जो वो पहनते हैं। द वर्क दे डू, और काम जो वो करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लद्दाख को देख लेंगे। ओके, द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख। ये लद्दाख का डेजर्ट दिखाया गया है, ड्राई बैरन लैंडस्केप। तो ये वो वाला डेजर्ट नहीं है जो जिसमें रेत ही रेत होती है, जो गर्म होता है। ये ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड। ठीक है, लद्दाख इज इन डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है हमारा इंडिया के जो मैप में देखिए आप, ईस्टर्न पार्ट में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, माउंटेन्स में ये एक डेजर्ट है। तो ये वो वाला डेजर्ट नहीं है जो रेगिस्तान में आप लोग समझते हो, ये ठंडा है, बिल्कुल ये ठंडा डेजर्ट है। ओके, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में स्थित है ये, और एक डेजर्ट है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है ना, यहाँ पर रेन बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है बहुत कम है, कृषि जो है बहुत कम होती है, क्योंकि पूरे साल लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, साल के बहुत बड़े हिस्से तक ये पूरे साल जो है स्नो से घिरा रहता है, बर्फ ही बर्फ पड़ जाती है यहाँ पर। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, और यहाँ पर बहुत कम ट्रीज होते हैं और सिर्फ वही होते हैं जो इस रीजन में ग्रो कर सकते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, इस बर्फ़ को भर के रख लेते हैं जब समर के मंथ्स में, जब ही गर्मियों के महीने में जब भी बर्फ़ पिघलती है तो लोग उसी को पानी के रूप में यूज़ करते हैं। पीपल हेयर कीप शीप एंड द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ के जो लोग होते हैं शीप को पालते हैं, भेड़ों को पालते हैं, और यहाँ की जो शीप्स होती हैं वो स्पेशल होती हैं क्योंकि वो पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करती हैं। दिस वूल इज़ प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये जो ऊन होती है बहुत ज़्यादा प्राइजी होती है, बहुत कीमती होती है, और पश्मीना शॉल्स जो होते हैं बहुत कीमती होते हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस इज ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। जो यहाँ के लोग होते हैं जब वो शीप को पालते हैं तो बहुत केयरफुली उनके शरीर से उस वूल को उतार लेते हैं, उस ऊन को उतार लेते हैं, और जो कि कश्मीर के ट्रेडर्स को, कश्मीर के व्यापारियों को बाद में बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल जो है वो यहाँ का मुख्य वुवन आइटम है, मतलब यहाँ पे जो शॉल्स बनाए जाते हैं पश्मीना शॉल्स वो कश्मीर में ही मिलते हैं, चीफली वुवन आइटम है यहाँ का। ठीक है, तो द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। जो यहाँ के लोग होते हैं वो मीट और मिल्क खाते हैं, प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे कि चीज़ और बटर। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, हर फैमिली के पास कुछ बकरियाँ होती हैं, काउज होते हैं, एंड डीजोज। ओके, डीजोस जो होते हैं वो याक काउस जैसे होते हैं। ठीक है, काउ होती हैं वो, लेकिन वो याक होते हैं, तो इसलिए उसको डीजोस बोला जाता है। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन, डेजर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, ये व्यापारियों को अट्रैक्ट नहीं करता। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पैसेज थ्रू विच कैरावैंस ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड टिबेट। ओके, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि व्यापारियों को अट्रैक्ट नहीं करता है, इसमें जो है आने जाने के लिए ट्रेड रूट बनाया गया है जो कई रास्तों से होकर गुजरता है, जिसमें कि कैरावैंस जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं उनके कैरावैंस जो होते हैं वो चलते हैं, जिसको आजकल हम बोलते हैं टिबेट। ओके, दिस कैरावैंस कैरी टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और जो ये टिबेट होते हैं ये क्या क्या ले जाते हैं, मसाले लेके जाते हैं, टेक्सटाइल लेके जाते हैं, कच्चा सिल्क लेके जाते हैं, कच्चा रेशम, और कारपेट्स भी अपने साथ लेकर जाते हैं। ओके, बुद्धिज्म रीच्ड तिबेट वाय लद्दाख। बुद्धिज्म जो पहुंचा था, तो वो जो है बुद्धिज्म पहुंचा था लद्दाख के रास्ते तिबेट में। ठीक है,
तिब्बत बुद्धिज्म रीच तिब्बत, बुद्धिज्म तिब्बत में पहुंचा था लद्दाख के रास्ते। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड जो है लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, ओके, एंड देर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर, ठीक है। यहाँ पर जो 400 साल हो गए हैं, कम से कम 400 साल से जो है यहाँ पर इस्लाम जो है फेमस हो गया था, इस्लाम का इंट्रोडक्शन हुआ था, इस्लाम के बारे में जाना गया, और इसलिए यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है रहती है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। यहाँ पर लद्दाख में क्या है, बहुत ज़्यादा ओरल ट्रेडिशन है, मतलब जो मुँह ज़बानी गीत गाए जाते हैं, कविताएं बोली जाती हैं, यहाँ पर एक परंपरा है। लोकल वर्जन ऑफ द टिबेटन नेशनल एपिक द केसर सागा, यहाँ पर इसका एक नेशनल एपिक है, यहाँ का जो राष्ट्रीय एपिक है, महाकाव्य है केसर सागा, ठीक है, उसका लोकल वर्जन है। जैसे लोकगीत होते हैं ना, उस तरीके से लोकगीत होते हैं, आर परफॉर्म्ड एंड संग बाई बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये जो लोकगीत हैं, केसर सागा एक महाकाव्य है केसर सागा, तो उसके जो लोकगीत है, लोकल वर्जन जो है उसका, तो वो जो परफॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट के द्वारा। तो बताया ना, यहाँ बुद्धिज्म था और यहाँ पर इस्लाम का भी इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो इसीलिए यहाँ पर बुद्धिस्ट भी थे और मुस्लिम्स भी थे, ओके। तो ये होगी लद्दाख की बात, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अब करेंगे केरला की बात। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में है भारत के। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। ये जो चारों तरफ से समुद्र से और जो एक साइड से जो है हिल्स से घिरा हुआ है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कैरडेमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ पर बहुत सारे मसाले भी ग्रो होते हैं, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, क्लोव्स मीन लौंग्स, एंड कैरडेमम्स मीन इलायची। ये सब जो है यहाँ पर पहाड़ी स्थानों पर होते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये यहाँ पर बहुत सारे मसाले होते हैं, इसीलिए ये जो रीजन है केरला जो है व्यापारियों का एक अट्रैक्टिव प्लेस बना हुआ है। जीविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। जेविश मीन्स कहते हैं यहूदी लोग जो होते हैं, यहूदी और जो अरब वाले थे, अरब के व्यापारी थे, यहाँ पर पहली बार आए। द ऑप्स्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स एगो एंड ही इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, ठीक है। तो लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर जो था अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट के जो अपोस्टल थे सेंट थॉमस, उनको विश्वास था, इसलिए 2000 साल पहले ही क्रेडिट विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, वो भारत में क्रिश्चियनिटी लेकर आए। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत सारे अरब के जो व्यापारी थे यहाँ पर आए और वो यहाँ पे सेटल हो गए। इब्ने बतूता who traveled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community, ठीक है। तो इब्ने बतूता था, आप लोगों ने उसका नाम शायद सुना हो, इब्ने बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, जो कि 700 साल पहले यहाँ पर आया था, यात्रा के दौरान आया था। तो उसने यहाँ पर एक ट्रेवलॉग लिखा था। ट्रेवलॉग का मतलब है यात्रा का वृतांत जो सुनाते हैं, यात्रा के बारे में अपना मतलब जानकारी देना। तो उसने लिखा था और उसने डिस्क्राइब किया था, उसने बताया था कि द लाइफ्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड सेड, मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में उसने देखा। उसने बोला कि यहाँ पर दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उसने बताया था कि यहाँ पर वो जो है हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, एक बहुत ही ज़्यादा आदरणीय समुदाय है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। पोर्तुगीज जो पुर्तगाली थे, जो पोर्तुगीज थे, उन्होंने भी यहाँ पर एक सी रूट खोजा, समुद्री रास्ता खोजा टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, जो कि यूरोप से इंडिया के लिए था, जहाँ पर वास्को डी गामा वो शिप से यहाँ पर आया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा भी आया था जहाज से यहाँ पर, जिसने क्या था वहाँ पे यूरोप से इंडिया जाने का रास्ता ढूंढा था। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. इतने सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस आने के बाद में तो यहाँ पर जो थे अलग धर्म जो है अपने पैर फैला रहे थे, जैसे कि यहाँ पर जुडाइज्म था, ठीक है, यहूदी लोग यहाँ पर रहते थे, इस्लाम मुस्लिम्स रहते थे, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन भी थे, हिंदुइज्म था और बुद्धिज्म था। यहाँ पर बहुत सारे धर्म जो थे अपने पैर फैला रहे थे। जैसे कि लद्दाख में मैंने बताया था, वहाँ पर सिर्फ बुद्धिज्म था और जो मुस्लिम्स थे वहाँ पर, है ना, इस्लाम था, बुद्धिज्म और मुस्लिम्स थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग थे, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ओके। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। यहाँ पर जो फिशिंग नेट्स यूज़ होता था बिल्कुल चाइनीज नेट की तरह यूज़ होता था, जिसका नाम था चीना वाला, यानी कि चीन की तरह ही। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और यहाँ पर बल्कि जो बर्तन जो यूज़ होते थे, यूटेंसिल जो यूज़ होते थे, वो भी
उसका नाम भी चीना चट्टी था। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड, और ऐसा विश्वास है कि जो वर्ड था चीन, कुड हैव कम फ्रॉम द चाइना, जो कि चाइना से ही आया था। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। और यहाँ की जो उपजाऊ धरती है, जो फर्टाइल लैंड थी यहाँ की, और जो क्लाइमेट थी, वो राइस के लिए जो है ग्रो करने के लिए, राइस की जो अच्छी प्रोडक्शन था वहाँ पर, राइस की ग्रोइंग के लिए अच्छी थी। एंड अ मेजोरिटी, क्योंकि वहाँ पर सूट होता था, उपजाऊ थी वहाँ की धरती। एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल, इसीलिए वहाँ की जो मेजोरिटी थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ के राइस, फिश और वेजिटेबल्स को खाते थे। ओके, while Kerala and Ladakh are quite different, okay, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, जहाँ तक केरला और लद्दाख जैसे हैं, तो वो जो है अपने जोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से, जो उनकी भौतिक गुण हैं जोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से, वो है ना डिफरेंट है। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस, और जो उनका इतिहास है, ओके, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, और वो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से जो है सेम है जो उनकी हिस्ट्री है। तो बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड, बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। इन दोनों में ही क्या है, ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं, जो रीजन्स हैं ना, ये स्थान जो है केरला और लद्दाख, इन दोनों में ही चाइनीज और अरब व्यापारी का जो है प्रभुत्व रहा था। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Okay, तो बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, दोनों ही रीजन्स में चाइनीज और अरब व्यापारियों का बोलबाला रहा है। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला, ये केरला की जोग्राफी थी कि विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, की वहाँ की जो क्लाइमेट थी, जो वहाँ की धरती थी, वो इस तरीके से फर्टाइल थी कि वहाँ पर जो थे स्पाइसेस, मसाले वगैरह जो थे। एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल, और लद्दाख में जो थी, इस केरला में तो होता था स्पाइसेस वगैरह जो मसालों के लिए पॉपुलर था, और लद्दाख में जो है एक अलग प्रकार की वूल जो थी, वो वहाँ के व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र थी। Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region। इसीलिए इस क्षेत्र की हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो हमेशा जो कल्चरल लाइफ है वहाँ की, उसको प्रभावित करती रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विथ ईच मूव आर कल्चर ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। अब ये जो अनेकता होती है, अनेकता जो होती है, डाइवर्स कल्चर्स जो होता है, ये जो है हमारे पहले से चला आ रहा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहले से चला आ रहा था। ये आवर प्रेजेंट लाइफ, हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, या काम के सिलसिले में चलेगा, या किसी और वजह से हम वहाँ पर चले गए, तो वहाँ के जो कल्चर ट्रेडिशंस होते हैं, जो हम वहाँ की परंपराएं जो होते हैं, ट्रेडिशंस मीन्स परंपराएं, पारंपरिक जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको अपना लेते हैं। एंड वे ऑफ द लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। और जहाँ पर हम रहते हैं, तो हमारी जो लाइफ होती है वो धीरे धीरे उसी के अधीन होती चली जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं आप रहने गए हैं किसी सिटी में, कि भाई जॉब के लिए हमें कहीं जाना है, तो आप जो अपने गांव का या अपने दूसरे सिटी का जो कल्चर छोड़कर आए हैं, तो वो तो थोड़ा सा आपके अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन आपका क्या मन करेगा कि भाई हमारे इस शहर में ऐसा होता है तो इसको भी करेंगे। तो दोनों की जो इंटरमिक्सिंग होती है, दोनों का मिक्सचर बन जाता है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सब कुछ पास्ट से चला आ रहा है, आज भी ये जो है होता है ऐसा। सिमिलरली इन आर ओन नेबरहुड्स वी लाइव क्लोज टू पीपल फॉर्म सेवरल कम्युनिटीज़। जैसे कि हमारे पड़ोस में ही लोग रहते हैं, तो वो जो होते हैं सब अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, सब अलग अलग ट्रेडिशंस के होते हैं। आर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हेयर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जैसे कि हमारी जो डेली लाइफ है वो वेज इन विच वी डू थिंग, जो कि हम साथ साथ करते हैं, एक तो वो होती है। एंड जो हम हेयर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ, जो कि हम एक दूसरे की जीवन से जो कहानियाँ सुनते हैं या फिर उनकी परंपराओं की सुनते हैं, तो हमारा उसको अपनाने का मन करता है। ठीक है, तो ये भी एक अनेकता है। अनेकता में एकता, तो अलग अलग डिफरेंट तरीके की चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये रहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता। यूनिटी मीन्स एकता और डाइवर्सिटी मीन्स होती है अनेकता। तो मतलब कैसे हम इंडिया में जैसे कैसे इतनी सारी जो है डाइवर्सिटी है, सब अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग रह रहे हैं, है ना, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, तो कैसे यहाँ पर इतनी एकता है।
इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा उसकी शक्ति बनकर रही है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, जो यहाँ के महिला और जो पुरुष थे वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के थे, रिलीजियस एंड रिलीजनल बैकग्राउंड, और उनके धार्मिक और जो उनके जो उस क्षेत्र के जो बैकग्राउंड्स थे वो अलग अलग थे, केम टुगेदर और टू अपोज देम। तो वो उन्होंने सबने क्या करा, जैसे इंडिया को उन्होंने आज़ादी दिलाई ब्रिटिश से, उनको आज़ाद कराया, जिनको इंडिया को फ्रीडम मिली, तो जो जिन्होंने दिलवाई वो जो लोग थे वो अलग अलग कल्चर के थे, अलग ट्रेडिशंस के थे, है ना। वो तो इसलिए, लेकिन वो क्या था, जब उन्होंने आज़ादी दिलवाई तो वो सब एक दूसरे के सामने आ गए, एक दूसरे के मतलब वो ब्रिटिश सरकार के अपोजिट आ गए, तो उन्होंने जो है सब वो एक हो गए। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो स्वतंत्रता दिलाने का जो मूवमेंट था, उसमें जो है हज़ारों लोगों ने, जो हज़ारों लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। उन्होंने साथ साथ काम किया, वो साथ साथ जेल गए, वो एक साथ मिलकर डिसाइड करते थे कि करना क्या है ना, जिससे कि वो ब्रिटिश सरकार के अपोजिट आए, अगेंस्ट खड़े हो गए उसके। तो ऐसा नहीं था वो सोचते थे कि भाई मुस्लिम है तो हम क्यों करें, या फिर हम हिंदू हैं तो हम क्यों करें, मतलब वो सब एक दूसरे का उन्होंने साथ दिया, और जिससे कि उसकी यूनिटी बनी रही। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश, और क्या था, इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। ओके, ब्रिटिश सरकार ने सोचा, एक मज़ेदार बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि वो इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियंस जो थे उन्होंने सोचा कि हम इंडियंस को जो है हरा देंगे, है ना। एक अच्छी बात ये थी कि वो जो है डिवाइड हुए फिरते हैं, मतलब अलग अलग ट्रेडिशंस के हैं, तो वो सब डिवाइडेड हैं, क्योंकि वो सब डिफरेंट हैं, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, कि उनको डिवाइड कर देंगे, वो सब अलग अलग उसकी लैंग्वेजेस के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और फिर उनके बाद उस पर शासन करेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि हम डिफरेंट होकर भी एक हैं, जिससे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, उनके जो अगेंस्ट खड़े हुए थे वो युद्ध में, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर स्वतंत्रता हासिल की। ठीक है, तो उन्होंने एक होकर दिखाया। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सॉन्ग लिखा गया है, इसको आप पढ़ लेंगे अपने आप, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसाक्रे इन अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनार्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर। ओके, तो जो ये सॉन्ग लिखा गया, तो ये जब लिखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये उसके बाद में ये सॉन्ग लिखा गया है, पढ़ना आप लोग इसको। जिसमें क्या था, एक अमृतसर में हुआ था ये, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन, जिसमें कि ब्रिटिश जनरल ने जो हथियार, वैसे जो लोग थे उन पर ना हथियार नहीं थे, बिना हथियार के थे, वो अनार्म्ड थे, पीसफुल पीपल, जिसमें शांतिपूर्ण जो लोग थे वो बहुत सारे इसमें मारे गए। उसमें उन्होंने जो है लाठी चार्ज करवाया था, उसने फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप पर आग का जो है आग के गोले वगैरह फेंकवाए, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड, ओके, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। इसमें आदमी और औरतें, हिंदू, सिख और मुस्लिम्स, ठीक है, अमीर और गरीब, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जिन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हो गए वो। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दिस ब्रेव पीपल। और ये सॉन्ग है इन्हीं बहादुर लोगों की याद में है, उनको सम्मान के लिए है, उनको सम्मानपूर्ण जो विदा हुई है उनकी, उसके लिए है, वो ऑनर दिया गया है उनको, और ये उन्हीं की मेमोरी में गाया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अमृतसर में हुआ था ये। इसमें जो है लाठी चार्ज करवाया था, फायर चार्ज करवाया था, बेचारे जो असहाय लोग थे, शांतिपूर्ण जो लोग थे, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच, इसमें ये पंडित नेहरू जो है इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स, ये जो गीत और सिम्बल्स होते हैं, ये हमारे देश की है, ये हमारे परंपराओं की जो डाइवर्सिटी वगैरह जो होती है उसको जो है याद दिलाते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। डू यू नो
द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, क्या आपको इंडियन फ्लैग की जो है स्टोरी पता है, भारतीय झंडे की स्टोरी पता है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। जो कि ये जो स्टोरी है ये क्या बताती है, भारतीय फ्लैग की क्या स्टोरी है, सॉरी इंडियन फ्लैग की क्या स्टोरी है, ये हमें ये बताती है, ये एक सिंबल है कि कैसे कैसे लोगों ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल की, कैसे वो उसके विरुद्ध लड़े। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू सेज, तो ठीक है ये भी आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसकी है ये, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपनी बुक में कहा है कि दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में कहा है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी है उन्होंने बोला है कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड, कि जो इंडियन यूनिटी है, जो भारतीय एकता है, वो कहीं बाहर से नहीं आई है, फ्रॉम द आउटसाइड से नहीं आई, बट रेदर ये तो इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ये तो भारतीय लोगों के हृदय में अंदर ही अंदर जो है बहुत गहराई में समाई हुई है। एंड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, और जो भारतीय लोगों का जो विश्वास है, एंड कस्टम, जो उनके जो कस्टम्स हैं वो जो है उसको टॉलरेंस करती है, उसका स्वागत करती है, उसको टॉलरेंस करती है। एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज, और बल्कि उनको जो है हर वैरायटी में, हर विविधता में उसको एनकरेज करती है। इट वॉज नेहरू, ये नेहरू थे, हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, जिन्होंने एक जो फ्रेज बोला था, हु कॉइंड द फ्रेज, जिन्होंने ये बोला था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जिन्होंने देश के लिए डिस्क्राइब किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। ओके, अब ये आता है इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इंडिया का जो नेशनल एंथम है, ठीक है, राष्ट्रगीत, कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। इज अनोदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एकता को एक अलग ही एक्सप्रेशन देता है। इन वॉट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, और जो नेशनल एंथम है आप बताइए कि वो किस तरीके से नेशनल यूनिटी को हमारी डिस्क्राइब करता है। तो ठीक है, तो उसमें बताया गया है, आपने देखा होगा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, है ना। तो यानी कि इसमें अलग अलग देशों के लोग हैं, वो बताया उसमें, एकता में खुद बताया उसमें कि पंजाब के भी हैं, सिंध के भी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, द्रविड़ हैं, उत्कल हैं, ठीक है, और बंगाल से भी हैं। तो ये सब अलग अलग देशों के होकर भी भारत में क्या है, जो है डाइवर्सिटी होते हुए भी कितनी यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसमें राष्ट्रीय एंथम में, नेशनल एंथम में सॉरी, ये भी बताया गया है, ओके, राष्ट्रीय गीत में, तो ये सब बताया गया है। तो इस तरीके से ये डिस्क्राइब करता है हमारी जो है इंडियन यूनिटी को, ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर आप अपनी फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।